एक आदमी टाइम ट्रैवल करके आया और दशकों मेहनत के बाद वो सबसे ताकतवर महामंत्री बन गया। लेकिन जब वो जीवन का आनंद लेने ही वाला था, तभी महल के ऊपर आसमान में दो अमर लोग प्रकट हुए। उन दोनों ने नीचे के आम लोगों की परवाह किए बिना हवा में लड़ाई शुरू कर दी और उनकी लड़ाई के कारण हुई तबाही ने पूरे शाही शहर को मलबे में बदल दिया। मेरी सैकड़ों पत्नियां और बच्चे भी बच नहीं पाए। लेकिन इस सब के बावजूद मैं खुशी से हंस पड़ा, क्योंकि जिस दिन से मैंने उन्हें देखा था, उस दिन से मैंने अपनी सारी ताकत उन अमर लोगों को ढूंढने में लगा दी थी। मैंने हजारों लोहे के हथियारों के साथ उत्तरी बर्फीले समुद्र, दक्षिणी महासागर, पूर्वी खाई और पश्चिमी पहाड़ों तक की यात्रा की। लेकिन मैंने पूरी धरती छान मारी, पर अमर लोगों का कोई निशान नहीं मिला। आज जब मैंने सच में उन्हें देखा तो मैंने तुरंत हाथ से एक जादुई इशारा किया और अपना खास हथियार रिवर्सल बुलाया। ये मेरे साथ हुई असल जिंदगी की घटनाओं को एक काल्पनिक अनुभव में बदल सकता है और मुझे एक तय शुरुआती पॉइंट पर वापस भेज सकता है। असल में ये मेरी इस धरती पर आने की दूसरी जिंदगी थी। पहली जिंदगी में दुनिया को न जानने के कारण मैं सिर्फ एक छोटा व्यापारी बन पाया, फिर एक आम अमीर आदमी बना, शादी की, बच्चे हुए और एक साधारण जीवन जिया। जब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली थी, तब जाकर ये रिवर्सल नाम का हथियार जागा। इसी की मदद से मैं इस जिंदगी में आगे बढ़कर महामंत्री बन पाया। लेकिन अभी मैं तुरंत दोबारा शुरुआत नहीं कर सकता, क्योंकि इस जिंदगी में एक बहुत जरूरी काम बाकी है। अभी राजधानी का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो चुका है। मेरे भरोसेमंद सैनिकों ने कब्जा कर लिया है, जिससे दोबारा बनाने का काम आसान होगा। और सबसे बड़ी बात, मैं उन अमर लोगों का पता लगाने के लिए सेना के बीच रह सकता हूँ। कुछ महीनों बाद जब शहर में थोड़ा जीवन लौटा, तो मेरे जासूसों को भी उन अमर लोगों का कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए मैंने यहाँ और समय बर्बाद न करते हुए रिवर्सल को एक्टिवेट किया। हमेशा की तरह मेरे सामने कुछ ऑप्शन आए। पहला, इस जिंदगी की एक चीज रख सकता हूँ। दूसरा, अपनी सीखी हुई स्किल रख सकता हूँ। तीसरा, किसी करीबी को इस जिंदगी की यादें दे सकता हूँ। चौथा, सब छोड़कर रिवर्सल की पावर को तेजी से भर सकता हूँ। मैंने फिर चौथा ऑप्शन चुना। रिवर्सल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जब मुझ पर जानलेवा हमला होता है, तो ये अपने आप शील्ड बनाता है और एनर्जी खर्च करता है। इस जिंदगी का मकसद उन दोनों अमर लोगों से अमर बनने का राज्य पूछना था। पिछली 2 जिंदगियों के अनुभव से सब कुछ आसानी से हो गया। इस बार एग्जाम में मेरा पेपर बहुत अच्छा रहा और मैंने टॉप किया। पूरे देश में मेरा नाम हो गया। फिर मैंने वैन काउंटी में अधिकारी बनना चुना। दरबार में लोगों को अजीब लगा, लेकिन उन्होंने मंजूरी दे दी। मेरी पहचान और काउंटी अफसरों के बारे में पहले से जानकारी होने के कारण मैंने जल्दी ही सबको कंट्रोल कर लिया और अपने लोगों को ऊपर उठाना शुरू किया। फिर मैंने वोल्फ टूथ प्रिंस जैसा दिखने वाले एक आदमी को ढूंढा और उसे अपना बना लिया। उसके साथ मिलकर मैंने असली प्रिंस को मारकर उसकी जगह ले ली और वोल्फ टूथ किंगडम पर कब्जा कर लिया। फिर प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर की पोती की शादी हुई। उसी रात मैं उनके कमरे में गया और प्रिंसेस के साथ संबंध बनाए। अगले साल उसने मेरा बेटा जन्म दिया। कुछ साल बाद सम्राट बीमार पड़ा और उसने वोल्फ टूथ प्रिंस को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मैं तुरंत अपने लोगों के साथ राजधानी पहुंचा। जब मेरा पपेट राजा बना, तो मैंने दरबार में हर जगह अपने लोग बैठा दिए। प्राइम मिनिस्टर की पोती की मदद से मैं जल्दी ही पूरे साम्राज्य पर काबिज हो गया। फिर मैंने अपने बेटे को राजगद्दी दिलवाई और खुद को महामंत्री बना लिया। इस तरह मैं फिर से सबसे ताकतवर बन गया। एक दिन मेरे जासूसों ने बताया कि दुनिया के पूर्वी छोर पर एक खाई के ऊपर का कोहरा हर 15 साल में आधे साल के लिए हटता है। उस समय उन्होंने वहाँ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें देखी, जिनमें शायद लाखों लोग रहते थे और आसमान में कई अजीब जानवर उड़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या उस खाई में उतरने का रास्ता मिला। उन्होंने कहा कि हर कोशिश नाकाम रही। जो भी नीचे उतरता है, वो अचानक आने वाली तेज हवाओं से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मैंने चुपचाप सांस छोड़ी। लगता है मुझे उन दोनों अमर लोगों का इंतजार करना होगा। कुछ साल बाद वो दिन आ गया जब पिछली जिंदगी में मैंने उन अमर लोगों को देखा था और वो दोनों फिर से राजधानी के ऊपर आसमान में दिखाई दिए। लेकिन इस बार जब वो लड़ने ही वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि नीचे शहर से कई लोहे के गोले तेजी से उनकी तरफ आ रहे हैं। कोहोंग नाम के ताकतवर आदमी ने तुरंत अपना डिफेंस शील्ड चालू किया और नीचे देखा। उसने देखा कि ये गोले जमीन पर खड़े लोगों की लोहे की नलियों से आ रहे हैं। कोहोंग ने एक गोला अपने हाथ में लेकर चेक किया और कहा, अफसोस, ये चीज सिर्फ इस टूटी फूटी जगह पर ही काम आती है। फिर उसने नीचे देखते हुए कहा, तुम आम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे जैसे अमर पर हमला किया। ये कहकर उसने अपना हाथ हिलाया और जमीन पर एक फायर ड्रैगन छोड़ दिया। पल भर में उस ड्रैगन ने पूरे शाही शहर को फिर से मलबे में बदल दिया। लेकिन जब उसने फिर से नीचे देखा तो वो चौंक गया। इमारतें गिर गई थीं, लेकिन नीचे एक भी इंसान मरा हुआ नहीं था। उसके साथ ही ताओ शूजी ने कहा, पहले जो गोले आए थे वो आम लोगों के खून में भीगे हुए थे। कोहोंग समझ गया, आम लोगों के खून में इमोर्टल बैरियर नाम की चीज होती है। अगर कोई अमर इसके संपर्क में आता है तो उसकी ताकत कम हो जाती है या उसकी जान भी जा सकती है। दोनों को एहसास हुआ कि वो एक जाल में फंस गए हैं और वहां से भागने लगे। तभी मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, अगर आज तुम दोनों भाग गए तो कल तुम्हारे पास कोर फॉर्मेशन टेक्निक होने की खबर पूरी अमर दुनिया में फैल जाएगी। ताओ शूजी का दिल जोर से धड़क उठा। इस टेक्निक के बारे में सिर्फ वही दोनों जानते थे। ये बात बाहर कैसे जा सकती है? उन्हें नहीं पता था कि ये जानकारी बैरियर के बारे में भी मैंने पिछली जिंदगी में उनकी लड़ाई के दौरान सुनी थी। जब वो इस सदमे में थे,
तभी जमीन से और कई गोले दागे गए जो उनके आसपास फटे और आम लोगों का खून हवा में फैल गया। इससे दोनों की ताकत खत्म हो गई और वो जमीन पर गिर पड़े। आसपास के सैनिक चिल्लाए, दोनों महानुभाव कृपया विरोध मत करो, हमारे महामंत्री का आदेश है कि अगर तुम सरेंडर करोगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। जब ताओ शूजी ने आखिरी लड़ाई लड़ने का सोचा तो उसने देखा कि एक अंगूठी उसके सामने उड़ती हुई आ रही है। पीछे मुड़कर देखा तो वो अंगूठी जमीन पर पड़े कोहोंग की थी, जो मरने के कगार पर था। कोहोंग ने ताओ शूजी से कहा कि वो उसकी अंगूठी लेकर भागने की कोशिश करे। इतना कहकर कोहोंग ने दम तोड़ दिया। मैं दूर से ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि इमोर्टल बैरियर अमर लोगों पर इतनी भयानक मार करता है। ताओ शूजी को लगा कि कोई और अमर आम लोगों के पीछे छुपकर इमोर्टल बैरियर का इस्तेमाल कर रहा है। वो ये सहन नहीं कर पाया कि उसके और उसके दोस्त की मौत ऐसे घटिया इंसान के हाथों हो। इसलिए उसने अपनी आखिरी ताकत झोंकते हुए अपनी जान दांव पर लगाकर आसमान की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, तलवार आओ। अगले ही पल सैकड़ों मीटर चौड़ी एक विशाल तलवार आसमान से नीचे आने लगी। जब वो तलवार शाही शहर पर गिरने ही वाली थी, मैंने तुरंत अपने हथियार रिवर्सल को चालू किया और इस जिंदगी को खत्म करके शुरुआती पॉइंट पर वापस आ गया। इस बार मैंने उन दोनों में से एक को अपने पक्ष में करने का सोचा। इसलिए इस जिंदगी में जब मैंने साम्राज्य पर कब्जा कर लिया तो मैं खुद उस खाई के ऊपर गया। हिसाब के मुताबिक आज ही वो दिन था जब हर 15 साल बाद कोहरा हटता है। लेकिन जब मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो मेरे शरीर से पसीना निकल आया, क्योंकि उस खाई के नीचे कोई भव्य इमारत नहीं थी, बल्कि सब कुछ तबाह हो चुका था और एक विशाल चट्टान की दीवार पर लिखा था, अमर लोगों का शाही कब्रिस्तान। मैं सन्न रह गया कि आखिर यहाँ क्या हुआ था, पूरी अमर दुनिया का क्या हाल हुआ। फिर मैंने कई दशकों तक इंतजार किया और वो दिन आ गया जब वो दोनों शाही शहर के ऊपर दिखाई दिए। इस बार मैंने अपने सैनिकों को सिर्फ कोहोंग पर गोली चलाने का आदेश दिया और साथ ही चिल्लवाया, कोहोंग बदमाश, हम ताओ शूजी महानुभाव के आदेश पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कोहोंग ने गोलियां रुकवा दी और इमोर्टल बैरियर को पहचान लिया। वो गुस्से से ताओ शूजी की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, धोखेबाज। ताओ शूजी भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आम लोग उसके नाम पर कोहोंग पर हमला क्यों कर रहे हैं और इमोर्टल बैरियर का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। उसने कोहोंग को समझाने की कोशिश की कि ये लोग उसके नहीं हैं, लेकिन तभी मैंने फिर से नीचे से चिल्लाकर कहा, शूजी महानुभाव, आप अपना वादा कैसे भूल सकते हैं? क्या आपने ये नहीं कहा था कि अगर हमने आपको कोर फॉर्मेशन टेक्निक हासिल करने में मदद की तो आप हमारे लोगों को इस अभिशप्त जगह से बाहर ले जाएंगे? आपके लिए इमोर्टल बैरियर जुटाने के लिए हमने कितना कुछ किया है। अगर आप हमें बाहर नहीं ले जाएंगे तो हमारी पूरी जाति खत्म हो जाएगी। इससे कोहोंग का शक पक्का हो गया कि ताओ शूजी ही उसे धोखा दे रहा है, क्योंकि टेक्निक के बारे में सिर्फ वही दोनों जानते थे। ताओ शूजी को लगा कि अब बातों से काम नहीं चलेगा। उसने अपनी ताकत से जमीन पर आवाज का सोर्स ढूंढना शुरू किया। जल्दी ही उसे एक काले बॉक्स से आवाज आती मिली। उसने सोचा कि ये कैसा जादुई आइटम है, ये आदमी कितना सतर्क है। उसने हाथ हिलाया और उस बॉक्स को नष्ट कर दिया। इसी बीच कोहोंग भी उसका पीछा करते हुए वहां आ गया। वो चिल्लाया, ताओ शूजी, हम 100 साल से दोस्त हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा निकलेगा। ये कहकर उसने आग का एक विशाल स्तंभ ताओ शूजी की ओर फेंक दिया। ताओ शूजी भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी तलवार निकाली और उस आग के स्तंभ का सामना किया। तभी मैंने फिर से चिल्लाना शुरू किया, शूजी महानुभाव बार बार अपना मन बदलते हैं। अगर वो जीत गया तो हमारी जान नहीं बचेगी। सैनिकों सुनो, कोहोंग महानुभाव की ताओ शूजी से लड़ने में मदद करो। कोहोंग ने ये सुना तो खुश हो गया और बोला, जैसा कहा जाता है, बुरा करने वाला बुरा ही पाता है। ताओ शूजी, तू हमेशा खुद को ईमानदार बताता था, लेकिन आज तुझे ही तेरे लोगों ने धोखा दिया। ताओ शूजी गुस्से से चिल्लाया, कोहोंग तू बेवकूफ है, हमें किसी ने फंसाया है। लेकिन कोहोंग ने एक न सुनी। ताओ शूजी ने एक जादुई इशारा किया और अपनी तलवार लेकर आसमान में उड़ गया। फिर उसने अपना खास अटैक किया और वो विशाल तलवार बुला ली। नीचे कोहोंग पीछे हटने वाला नहीं था। वो हमेशा से ताओ शूजी के इस हमले का सामना करना चाहता था। जब दोनों ने अपने अपने खास हमले एक दूसरे पर छोड़े, तभी मैंने अपने सैनिकों को ताओ शूजी पर गोली चलाने का आदेश दिया। गोलियां उसके आसपास फटी और इमोर्टल बैरियर से भर गईं। इससे उसकी ताकत कम हो गई और कोहोंग के हमले ने उसे पकड़ लिया। उसे बचने का मौका नहीं मिला और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। आसमान की विशाल तलवार भी टूटकर बिखर गई। जब कोहोंग जमीन पर उतरा तो मैं तुरंत उसके सामने गया और उसे प्रणाम किया। मैंने उसे गुजारिश की कि वो मेरी पूरी जाति के हजारों लोगों की जान बचा ले। उसने मुड़कर पूछा, क्या वो चारों तरफ से आने वाली आवाज को तेरी ही थी? तू एक आम इंसान होकर हम अमरों की लड़ाई में कैसे दखल दे सकता है? मैंने कहा, महानुभाव, मैं तो सिर्फ अपने और अपने लोगों के लिए एक रास्ता ढूंढ रहा था। कोहोंग का दिल नरम पड़ गया। उसने कहा, इस दुनिया में हर कोई एक रास्ते के लिए ही तो जूझ रहा है। फिर मैंने कहा कि ताओ शूजी ने मुझसे वादा किया था कि अगर हम कामयाब हो गए तो वो हमें इस जगह से बाहर ले जाएगा। कोहोंग ने सांस छोड़ते हुए कहा, ताओ शूजी 100 साल से बाहर से वफादार लगता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना नीच होगा कि आम लोगों को भी धोखा देगा। वो इमोर्टल किलर ट्रैप कितना खतरनाक है। हमें खुद उसे पार करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम आम लोगों को कैसे बाहर ले जा सकते हैं? ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने कहा, यहाँ बात करने की जगह नहीं है, और उसे एक अंडरग्राउंड सीक्रेट रूम में ले गया। मैंने पूछा, क्या ये सच है? कोहोंग ने कहा, मुझे तुझ जैसे आम इंसान से झूठ बोलने की क्या जरूरत है? शायद कोई कोर फॉर्मेशन लेवल का अमर आम लोगों को उस जाल
से बचाकर ले जा सकता है। मैं टूटे मन से बोला, तो क्या हम आम लोगों के लिए इस दुनिया से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं है? कोहोंग ने कहा, इमोर्टल किलर ट्रैप पार किए बिना कोई इमोर्टल बैनिश्ड जोन से बाहर नहीं जा सकता। एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। तू तो अब ज्यादा साल जीने वाला भी नहीं है। यहाँ एक छोटे राजा की तरह आराम से रहना बुरा थोड़ी है। मैंने फिर पूछा, अगर कोई आम इंसान आप जैसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंच जाए तो क्या वो बाहर जा सकता है? कोहोंग हंस पड़ा और बोला, नामुमकिन है। इस जगह में स्पिरिट एनर्जी नहीं है, इसलिए यहाँ ट्रेनिंग नहीं हो सकती और आम लोगों के शरीर में बैरियर भरा होता है। तुम अमर कैसे बनोगे? आम लोग अगर ट्रेनिंग करना चाहें तो पहले बाहर जाकर अपना शरीर दोबारा बनाना होगा और अंदर का बैरियर साफ करना होगा। नहीं तो अमर बनने का रास्ता सामने हो तब भी तुम उसे देख सकोगे, छू नहीं पाओगे। ये सुनकर मैं इतना टूट गया कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने उससे फिर पूछा, क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकलने लगा, 2 मीटर मोटा पत्थर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। तुरंत दीवारों से इमोर्टल बैरियर फुहारों की तरह निकलने लगा और कोहोंग को घेर लिया। आखिर में दरवाजे के अंदर से सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती रहीं। जब अमर और आम इंसान एक दूसरे के दुश्मन हो तो मैं एक आम इंसान होकर उसकी बातों पर पूरी तरह कैसे भरोसा कर सकता था? कोहोंग के बयान के मुताबिक ये जगह इमोर्टल बैनिश्ड जोन है। सब कुछ हजारों साल पहले प्राचीन अमर दुनिया में हुई एक बड़ी घटना से शुरू हुआ। शुरू में अमर लोगों ने आम लोगों में फैली बीमारी पर ध्यान नहीं दिया, जब तक एक अमर भी उस बीमारी की चपेट में नहीं आ गया। वो बहुत ताकतवर हो गया और पूरी अमर दुनिया में फैलने लगा। ज्यादा समय नहीं लगा और वो स्पिरिट एनर्जी के जरिए, जिसके बिना अमर रह नहीं सकते, पूरी अमर दुनिया में फैल गया। इस बीमारी से संक्रमित अमर हल्के केस में अपनी ताकत खोने लगे और गंभीर हालत में रातों रात सारी ताकत खोकर आम इंसान जैसे हो गए और फिर मर गए। हताश अमरों ने अपना गुस्सा आम लोगों पर निकाला। बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ, लेकिन कुछ समय बाद रुक गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि आम लोगों के मरने से बीमारी खत्म नहीं हुई, बल्कि वो और तेजी से स्पिरिट एनर्जी में फैलकर अमरों को मारने लगी। फिर भी अमर हार मानने वाले नहीं थे। कुछ अमरों ने इलाज या बचाव का तरीका ढूंढना शुरू किया। दूसरे अमरों ने एक बदनाम ग्रेट माइग्रेशन की योजना बनाई। उन्होंने अमर दुनिया के सभी आम लोगों को आसपास की उन छोटी दुनियाओं या टूटे हुए आयामों में भेज दिया जहां स्पिरिट एनर्जी नहीं थी। फिर उन्होंने जादुई जाल बनाए ताकि आम लोग कभी वापस ना आ सकें। शुरू में अमर दुनिया में कोई आम इंसान नहीं बचा था, लेकिन अमरों के सभी बच्चे अमर नहीं होते। समय के साथ फिर से कई आम बच्चे पैदा हुए। अगर ये बच्चे अमर बनना चाहते तो पहले अपने शरीर के अंदर का बैरियर साफ करना पड़ता। धीरे धीरे ये बैरियर अमर और आम के बीच फर्क की पहचान बन गया। सब इसे इमोर्टल बैरियर कहने लगे। कोहोंग की बातें पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। इमोर्टल बैनिश्ड जोन शायद बहुत सारे हैं और इन जगहों में आने का रिस्क लेने वाले अमर बहुत कम है। मेरा 2 अमरों से मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। एक आम इंसान होने के नाते मेरी उम्र सीमित है। भले ही मैं रिवर्सल से बार बार अनुभव ले सकता हूँ, लेकिन वो भी मेरी उम्र की सीमा के अंदर ही होगा। इस साल मैं 70 साल का हूँ। एक आम इंसान की ज्यादा से ज्यादा उम्र 86 साल होती है। इन 16 सालों में किसी और अमर से मिलने की संभावना लगभग 0 है, लेकिन मैं कभी भी इस आम जिंदगी को बार बार जीने के लिए तैयार नहीं हूं। तभी मुझे एक जरूरी बात याद आई। मैं तुरंत जेल की कोठरी में गया और कोहोंग से पूछा, सबसे पहले वो आम लोग इस इमोर्टल बैनिश्ड जोन में आए कैसे? कोहोंग ने कहा, तू अभी भी हार नहीं मान रहा? तू बाहर गया भी तो क्या करेगा? 70 साल का हो गया है, क्या अब भी अमर बनना चाहता है? मैंने कहा, अभी आपकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। अगर आप अमर दुनिया में वापस गए तो क्या आप फिर से ट्रेनिंग कर सकते हैं? मैंने वादा किया कि अगर वो मुझे अमर दुनिया में जाने का रास्ता दिखा देगा तो मैं उसे भी अपने साथ वापस ले जाऊंगा। कोहोंग गुस्से से बोला, धोखेबाज, तू मुझे फिर से फंसाने की कोशिश मत कर। मैंने कहा, सच हो या झूठ, ये एक उम्मीद तो है। क्या आप अपनी बाकी जिंदगी इसी कोठरी में बिताना चाहेंगे? मजबूरी में, कोहोंग ने बताया। शायद उन दिनों उन्होंने नो रिटर्न फ्लाइंग शटल जैसे जादुई आइटम का इस्तेमाल किया होगा। पुराने जमाने में अमर दुनिया में बहुत लोग थे, संप्रदाय फल फूल रहे थे, ऐसे ट्रांसपोर्ट आइटम आम थे। लेकिन बाद में दुनिया बदल गई। अमर लोग हर समय अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने लगे, अकेले रहने लगे। नो रिटर्न फ्लाइंग शटल जैसी चीजें कम होती चली गई। मैंने पूछा, आपका मतलब है कि दुनिया में आया बड़ा बदलाव वही बीमारी थी, है ना? कोहोंग ने कहा, ये इमोर्टल बैरियर भले ही अजीब है, लेकिन इसने अमरों की नींव नहीं हिलाई। वो इसलिए फैला क्योंकि एक बड़ी आपदा में दुनिया के आधे से ज्यादा अमर मारे गए थे। उसकी ये बात सुनकर मुझे याद आया कि ताओ शूद जी से लड़ते समय उसने कहा था, कोर फॉर्मेशन के रास्ते में या तो मैं रहूंगा या वो। इस दुनिया में कोर फॉर्मेशन के कई तरीके हैं, लेकिन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर अटके अमर और भी ज्यादा हैं। मैंने पूछा, क्या वो बड़ी आपदा यही थी कि एक ही अमर विद्या एक साथ 2 लोग नहीं सीख सकते? कोहोंग ने कहा, हाँ, कहा जाता है कि पुराने जमाने में ऐसी कोई रोक नहीं थी। तब बहुत से बड़े अमर संप्रदाय थे जो शिष्य बनाते और विद्या सिखाते थे। अमरों के गुरु होते थे जो मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाते थे। एक ही विद्या सीखने वाले गुरु भाई आपस में चर्चा और अभ्यास कर सकते थे। पूरी अमर दुनिया कितनी जिंदा और समृद्ध थी। लेकिन एक दिन अमरों ने महसूस किया कि उनकी विद्या सीखने की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ तक कि अभ्यास करते समय उन्हें महसूस होने लगा कि दुनिया में और कौन कौन वही विद्या सीख रहा है। तब उन्हें एक डरावनी सच्चाई पता चली। एक ही विद्या जितने ज्यादा लोग एक साथ सीखते हैं, उस विद्या को सीखने की रफ्तार सबकी उतनी ही कम हो जाती है। अनगिनत अमरों की ताकत बढ़नी बंद हो गई। जब उनकी उम्र खत्म होने वाली
वाली थी तो वे अपने मन में छुपी हिंसा को रोक नहीं पाए। पहले के गुरु शिष्य, गुरु भाई बहन सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए और इस तरह पूरी अमर दुनिया में एक भयानक तबाही शुरू हो गई। अगर दो लोग एक ही विद्या सीखते हैं तो वे रास्ते के दुश्मन हैं और उनमें से एक का मरना तय है। भले ही कोई घने जंगलों में छुपकर चुपचाप अभ्यास करना चाहे, वो भी नहीं बच सकता, क्योंकि एक ही विद्या सीखने वाले अमर एक दूसरे की लोकेशन महसूस कर सकते हैं। उसकी कहानी सुनकर मैंने पूछा, तो अब अमर लोग कैसे ट्रेनिंग करते हैं? आज की अमर दुनिया कैसी है? कोहोंग ने कहा, आज की अमर दुनिया में अगर कोई अमर बनना चाहता है तो उसके सामने लगभग दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है 10,000 इमॉर्टल्स अलायंस में शामिल होना। ये कई अमर लोगों का एक संघ है। इसमें आप अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले जरूरी नॉलेज और रिसोर्स पा सकते हैं। ये पॉइंट्स आप कोई काम पूरा करके या दूसरों के साथ ट्रेड करके कमा सकते हैं। दूसरा रास्ता है 5 एल्डर्स काउंसिल में शामिल होना, जिसे 5 सबसे ताकतवर लोगों ने बनाया है। उनकी पावर बहुत ज्यादा है। अगर आप में कल्टीवेशन की काबिलियत है तो आप अपनी मर्जी से उनमें शामिल हो सकते हैं। इसकी कीमत यह है कि आपको एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा और एक तय समय तक काउंसिल की सेवा करनी होगी। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, ऐसा लगता है कि अमर दुनिया में नॉलेज इतनी दुर्लभ भी नहीं है। कोहोंग ने मुझे बताया, वे ज्यादातर अधूरी टेक्निक्स हैं। भले ही बड़ी संस्थाओं ने उन्हें दोबारा लिखा है, लेकिन उनसे सिर्फ क्यूई रिफाइनमेंट लेवल तक ही पहुंचा जा सकता है। आगे बढ़कर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए नई लेवल की टेक्निक्स चाहिए। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी यही हाल है। कोर फॉर्मेशन की टेक्निक्स तो लगभग लेजेंड जैसी हैं। मैंने पूछा, अगर बार बार टेक्निक्स बदलनी पड़े तो क्या हर लेवल पार करने पर नई टेक्निक शुरू से सीखनी पड़ेगी? कोहोंग ने कहा, हर कल्टीवेटर को प्राइमर्डियल ट्रू स्क्रॉल के अधूरे हिस्से का अभ्यास करना ही पड़ता है। ये कोई टेक्निक नहीं, बल्कि एक सीक्रेट टेक्निक जैसी चीज है। इसका काम यह है कि कल्टीवेटर अपना लेवल बिना ज्यादा नुकसान के रीसेट कर सकता है। जब वह अपनी ताकत खत्म करके दूसरी टेक्निक सीखता है तो वह जल्दी ही अपने पुराने लेवल तक वापस पहुंच सकता है। इतनी अद्भुत चीज के बारे में सुनकर मैं हैरान रह गया। कोहोंग ने सांस छोड़ते हुए कहा, वह स्क्रॉल चाहे कितना भी कमाल का क्यों ना हो, इस दुनिया में असली टेक्निक मिलना बहुत मुश्किल है। ताओ शूजी अपनी मौत तक नहीं जानता था। मैंने सिर्फ इसलिए टेक्निक छीनकर भागा क्योंकि वह कोर फॉर्मेशन की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह एक प्राइमर्डियल रियल्म तक सीधा पहुंचाने वाली असली टेक्निक थी। ये सुनकर मेरा दिल फिर से जोर से धड़क उठा। फिर कोहोंग ने कहा कि उसने एक अफवाह सुनी है कि हजारों सालों से इमोर्टल बैनिश जोन के साधारण लोग चोरी छिपे अमर दुनिया में वापस आते रहे हैं। मैंने कहा, अगर ऐसी अफवाह है तो मैं उस थोड़ी सी उम्मीद को कभी नहीं छोड़ूंगा। कोहोंग ने कहा, मैं समझ नहीं पाता, एक मरने के कगार पर पहुंचा बूढ़ा आदमी इतनी मेहनत क्यों करना चाहता है? मैंने कहा, अगर तुम मुझे अमर दुनिया जाने का रास्ता दिखाओगे तो मैं न सिर्फ तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, बल्कि तुम्हारी और ताओ शूजी की सारी चीजें भी वापस कर दूंगा। कोहोंग ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? उसी पल उसने मेरी पूरी मदद करने का फैसला किया। अगले दिनों में कोहोंग की मदद से मैंने दुनिया भर के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इकट्ठे किए ताकि प्राचीन लेखों के छोटे छोटे हिस्सों से उस ग्रेट माइग्रेशन के समय के सुराग मिल सकें। साथ ही मैंने सेना की मदद से बड़े पैमाने पर पुरानी कब्रें खुदवाईं ताकि कुछ क्लू मिल सकें। भले ही इससे लोग नाराज हुए और अफसर रोज मुझे रोकने की कोशिश करते, लेकिन मैंने सबको दबा दिया। मगर 16 साल बाद जब मेरी मौत नजदीक आ गई, तब भी मुझे कुछ नहीं मिला। अब यह शरीर किसी भी पल मर सकता था, इसलिए इस जिंदगी के खत्म होने से पहले मैं उस स्टोरेज रिंग में रखी चीजों को चेक करना चाहता था। पहली थी कोहोंग की वह किताब प्राइमर्डियल रियल्म की टेक्निक। अफसोस, मैं एक साधारण इंसान था, मेरे पास स्पिरिचुअल सेंस भी नहीं था। ये किताब देखकर ऐसा लगा जैसे खजाने के पहाड़ के सामने खड़ा हूं, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सकता। रिंग में ताओ शूजी की वह लॉन्ग स्वॉर्ड भी थी। कोहोंग के अनुसार जब कोई कल्टीवेटर मर जाता है तो उसकी लाइफ बाउंड आर्टिफैक्ट भी उसके साथ ही नष्ट हो जाती है। लेकिन तभी सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दिखाया जिसने मुझे उम्मीद दी। स्क्रीन पर एक ऑप्शन आया, क्या मैं इस लॉन्ग स्वॉर्ड को एनर्जी देना चाहता हूँ? बिना सोचे मैंने हाँ कहा। रिवर्सल से मिली जानकारी के अनुसार जब एनर्जी 100% हो जाएगी तो दूसरा एंकर पॉइंट खुलेगा। इससे मैं किसी भी एंकर पॉइंट से दोबारा शुरुआत कर सकूंगा। ये सोचकर मैंने वो आइटम रख लिया और रिवर्सल वेपन एक्टिव किया। पिछली बार की तरह मेरे सामने 4 ऑप्शन आए, लेकिन इस बार मैंने सिमुलेशन की एक चीज रखने का ऑप्शन चुना। अगले ही पल मेरी आइटम लिस्ट में रखे सभी कीमती सामान सामने आ गए। आखिरकार मैंने उस प्राइमर्डियल टेक्निक के स्क्रॉल को चुना। जैसे ही मेरी पसंद पूरी हुई, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन में एक बाउंड आइटम प्रॉपर्टी जुड़ गई। इसका मतलब था कि यह टेक्निक हमेशा के लिए रिवर्सल में सुरक्षित रहेगी। पिछली जिंदगी में अमर दुनिया का रास्ता ढूंढने के लिए मैंने जिस तरह बड़े पैमाने पर कब्रें खुदवाई थीं, वह बहुत जल्दबाजी भरा था। मेरी सत्ता पर इतना कंट्रोल होने के बावजूद बहुत विरोध हुआ था। अगर इस जिंदगी में मैं शुरुआत से ही प्लान बनाऊं तो शायद लोगों की सोच बदली जा सके। इसलिए इस बार मैंने चुपचाप कई चीजों में बदलाव किए। एंकर पॉइंट के 5वें साल में फैंगो स्कूल ऑफ थॉट अचानक मशहूर हुआ। इस स्कूल ने कई प्राचीन किताबें लेकर सम्राट से मुलाकात की। किताबें इतनी शानदार थीं
कि पूरी दुनिया हिल गई। एंकर पॉइंट के छठे साल में सम्राट गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसके डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। तभी फैंगू स्कूल एक एलिक्सिर लेकर राजधानी पहुंचा। जब सम्राट ने उसे खाया तो कुछ दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया। एंकर पॉइंट के 11वें साल में जियांगहुई प्रांत में कब्रों की चोरी का एक बड़ा केस सामने आया और 100 से ज्यादा लोग पकड़े गए। गवर्नर ली फेन ने फैसला नहीं लिया और तुरंत राजधानी को खबर भेजी। 1 महीने बाद सम्राट का हुक्म आया, उन्हें मौत की सजा नहीं बल्कि गुलाम बनाकर राजधानी लाया जाए। एंकर पॉइंट के 15वें साल में सम्राट फिर बीमार पड़ा और एलिक्सिर ढूंढने के लिए उसने हजारों सैनिक भेजकर पुरानी कब्रें खुदवाईं। अफसोस, एलिक्सिर नहीं मिला और सम्राट की मौत हो गई। लेकिन दुनिया में पुरानी कब्रें ढूंढने का चलन बढ़ गया। मरने से पहले सम्राट ने वोल्फ टूथ प्रिंस को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस तरह मैं फिर से पूरे साम्राज्य पर छा गया। एंकर पॉइंट के 23वें साल तक जैसे जैसे कब्रें मिलती गईं, इतिहास के खोए हुए हिस्से भरते गए। सबसे पुराना राजवंश जो मिला उसका नाम था क्यूई। फिर मैंने घोषणा की कि जो कोई क्यूई राजवंश की कब्र ढूंढेगा उसे शाही खिताब दिया जाएगा। एंकर पॉइंट के 25वें साल में एक क्यूई राजवंश के पहले सम्राट यी शिंग की कब्र आखिरकार मिल गई। मैंने तुरंत उसे खोदने का आदेश दिया। मुख्य रास्ता सैकड़ों मीटर लंबा था और दीवारों पर बने चित्र हजारों साल बाद भी साफ दिख रहे थे। मुख्य कक्ष में पहुंचकर देखा कि वह 40-50 मीटर ऊंचा और कई मीटर चौड़ा था। छत पर तारों जैसी बनावट थी जिसमें हजारों नाइट शाइनिंग पर्ल जड़े थे। वहां बादलों का समंदर था जिसमें कई पहाड़ियां दिख रही थीं। ये बादल कैसे बने थे पता नहीं, लेकिन हजारों साल बाद भी वहीं थे और हिलते नहीं थे। हर पहाड़ी के बीच एक अदृश्य पुल था। सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर देखा तो वहां एक बहुत साधारण सी घास फूस की झोपड़ी थी। पास जाकर देखा तो पता चला कि वह घास सोने के तारों से बनी थी। मैंने तुरंत एक गार्ड को दरवाजा खोलने भेजा। खतरे की पुष्टि न होने पर मैं अंदर गया। अंदर रखी चीजें देखकर मैं हैरान रह गया। कमरे के बीच में एक एस्पिरिट टैबलेट रखा था जिस पर लिखा था तायान स्कूल, आउटर डोर डिसिपल, यी शिंग का मकबरा। लगता था कि यह आदमी तायान स्कूल नाम के संप्रदाय में शामिल तो हुआ था, लेकिन मरते तक सिर्फ बाहरी शिष्य ही रहा और अमर नहीं बन पाया। आखिरकार अमर लोगों ने उसे यहाँ भेज दिया। मरते समय उसे अपने संप्रदाय की याद आई, इसलिए उसने अपने लिए सम्राट की उपाधि नहीं बल्कि तायान स्कूल का बाहरी शिष्य लिखवाया। शायद यह यी शिंग तायान स्कूल के अमर लोगों के कहने पर इस ग्रेट माइग्रेशन के काम में लगा था। फिर मैंने मुख्य कक्ष में और खोज की। नो रिवर्स फ्लाइंग शटल जैसा कोई मैजिकल आइटम नहीं मिला तो मैं महल वापस लौट आया। कुछ दिन बाद खबर आई कि दफन सामान की लिस्ट में नो रिवर्स फ्लाइंग शटल का जिक्र मिला है, लेकिन वह कब्र तो हजारों साल पहले ही लूट ली गई थी। ये सुनकर मैं इतना गुस्से में आया कि मेज पलट दी। मैं हर बार थोड़ी सी उम्मीद दिखने और फिर टूट जाने से तंग आ चुका था। गुस्सा निकालने के बाद मैंने घोषणा की कि जो कोई इमोर्टल लैंड से जुड़ा कोई भी सुराग देगा उसे 1000 हाउस होल्ड मार्क्विस बनाया जाएगा। एंकर पॉइंट के 35वें साल में आखिरकार खबर आई कि एक इमोर्टल की कब्र मिली है। गुप्तचर ने बताया कि कुछ दिन पहले कुछ लोग एक साधारण कब्र खोद रहे थे, तभी अंदर से एक अजीब ताकत निकली जिससे वे घायल हो गए। ये सुनकर मैंने तुरंत इमोर्टल बैरियर लेकर कब्र खोलने का आदेश दिया। मेरी अगुवाई में खून छिड़का गया। जो मजबूत डिफेंस था वह खून छूते ही राख बन गया। हम अंदर गए और जल्दी ही किसी ने बताया कि नो रिवर्स फ्लाइंग शटल जैसी कोई चीज मिली है। ये सुनकर मैं तेजी से वहां पहुंचा। सामने की चीज देखकर मैंने हैरानी से पूछा, क्या यही नो रिवर्स फ्लाइंग शटल है? लेकिन ये तो मेरे जूते से भी छोटी है। लेकिन कब्र के मालिक ने मरने से पहले दीवार पर जो जानकारी छोड़ी थी उसे पढ़कर मुझे सब समझ आ गया। पता चला कि कब्र का मालिक क्यान होंग नाम का एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल का कल्टिवेटर था। 3000 साल पहले दुश्मनों से बचते हुए वह इस इमोर्टल बैनिश्ड जोन में आ गया था। यहाँ स्पिरिट एनर्जी नहीं थी और उसके पास स्पिरिट स्टोन्स भी कम थे। जल्दी ही स्टोन्स खत्म हो गए। स्पिरिट एनर्जी की कमी से उसकी ताकत गिरती गई। उसने अंदाजा लगाया कि जब साधारण लोगों को यहाँ भेजा गया होगा तो शायद एक आध नो रिवर्स फ्लाइंग शटल छोड़ी गई होगी। उसने कई जगह खोज की और दशकों बाद आखिरकार यी शिंग की कब्र ढूंढ ली, लेकिन उस कब्र में मौजूद शटल का पावर कोर फॉर्मेशन टूट चुका था और वह आर्टिफैक्ट रिफाइनमेंट में माहिर नहीं था। इस तरह क्यान होंग ने इस जगह से निकलने की उम्मीद छोड़ दी। फिर मैंने नीचे उस पत्थर की तख्ती को देखा। सिस्टम ने बताया कि यह अर्थ एंड हेवन रेयर आर्टिफैक्ट ब्रोकन स्टेल है। जब मैंने उस पर हाथ रखा तो रिवर्सल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मेरा अंदाजा था कि इमोर्टल बैरियर ने इसे साधारण पत्थर बना दिया था। फिर मैंने उसकी दूसरी चीजें उठाई। एक थी स्मॉल रिंग ट्रू इनसाइट नाम की क्यूई रिफाइनमेंट टेक्निक जिस पर लिखा था वर्तमान अभ्यासी 1। दूसरी थी क्लाउड वाटर पाथ नाम की फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट टेक्निक जिस पर भी लिखा था वर्तमान अभ्यासी 1। ये देखकर कि कोई इन टेक्निक्स का अभ्यास कर रहा है मुझे लगा कि यह कोई जाल है, लेकिन फिर सोचा तो लगा कि ऐसा नहीं है। इतने 1000 साल बीत चुके थे, न सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बल्कि कोर फॉर्मेशन लेवल का कल्टिवेटर भी कब का मर चुका होगा। तभी मुझे ख्याल आया, क्या इन टेक्निक्स की ओरिजिनल कॉपी होती है? उस बड़ी तबाही के बाद कई टेक्निक्स को 10,000 इमोर्टल्स अलायंस और 5 एल्डर्स काउंसिल जैसी बड़ी संस्थाओं ने
ने दोबारा लिखा था तो जरूर ओरिजिनल कॉपी रही होगी। बड़ी संस्थाएं जब देखती होंगी कि कोई टेक्निक बेकार पड़ी है तो उसे निकाल कर किसी और को दे देती होंगी। शायद इन 3000 सालों में ये दोनों टेक्निक्स कई लोगों के हाथ लग चुकी हों। और आखिरी चीज थी वही नो रिवर्स फ्लाइंग शटल, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा तलाश थी। भले ही वह टूटी हुई थी, लेकिन चिंता की बात नहीं थी। क्यान होंग नहीं ठीक कर पाया, ली फैन मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन कोई ना कोई जरूर कर सकता है। फिर मैंने 15 साल और इंतजार किया और वह दिन आ गया जब कोहोंग और ताओ शूज जी शाही शहर के ऊपर आए। इस बार उनके लड़ने से पहले मैंने बातचीत करके उन्हें रोक दिया। मैंने पूछा, क्या आप दोनों सिर्फ एक और फॉर्मेशन टेक्निक के लिए एक दूसरे को मार देना चाहते हैं? दोनों पहले हैरान हुए, फिर बोले कि मैं बहुत घमंडी हूँ। मैं बिल्कुल नहीं डरा और इशारा करके उन्हें नीचे आने को कहा। दोनों जिज्ञासा से मेरे साथ आए और हम बैठ गए। फिर मैंने कहा, मेरे पूर्वज ने मरते समय एक भविष्यवाणी छोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि भविष्य में 2 अमर पूर्वी खाई से आएंगे और वही मेरे लोगों के यहाँ से निकलने का मौका होंगे। हजारों साल से मेरे लोगों को इस पर अधूरा भरोसा था। आज आखिरकार यह सच हो गया। कोहोंग ने पूछा, आपके लोग खुद को क्या कहते हैं? मैंने कहा, मैं ली फैन हूँ। ताओ शूजी ने पूछा, आपके कहने का यहाँ से निकलने का मौका क्या मतलब है? मैंने गंभीरता से कहा, क्या आपको सच में समझ नहीं आ रहा? कोहोंग ने कहा, हम दोनों सैकड़ों साल से अमर दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि कोई भविष्यवाणी की तकनीक 1000 साल आगे की बात बता सके। तब मैं आगे बढ़ा और पूछा, क्या आपने तायान स्कूल के बारे में सुना है? कोहोंग ने कुछ याद करते हुए उत्साहित होकर कहा, क्या आप उस प्राचीन संप्रदाय की बात कर रहे हैं जो अपनी भविष्यवाणी की तकनीक के लिए मशहूर था? उसकी प्रतिक्रिया देखकर मुझे यकीन हो गया कि ऐसा संप्रदाय वाकई था। मैंने राहत की सांस ली और कहा, मैं खुद तायान स्कूल का सदस्य हूँ। मेरे पूर्वज तायान स्कूल में शामिल तो हुए थे, लेकिन उन्हें कल्टीवेशन में दिलचस्पी नहीं थी। वे सिर्फ भविष्यवाणी के शौकीन थे। बाद में दुनिया बदली और साधारण लोगों को दूसरी जगह भेजना पड़ा। मेरे पूर्वज क्यूई रिफाइनमेंट के शुरुआती लेवल के कल्टीवेटर थे। अगर वे नहीं चाहते तो कोई उन्हें मजबूर नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को डरा हुआ देखा, इसलिए साधारण लोगों के पलायन की जिम्मेदारी ली और परिवार के साथ यहीं रुक गए। ताओ शूज जी ने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है। फिर आपने हमें रोककर क्या चाहा? मैंने कहा, पहली बात, आप दोनों ही मेरे लोगों के यहाँ से निकलने का मौका हो। दूसरी बात, मैंने देखा कि आप सिर्फ एक कोर फॉर्मेशन टेक्निक के लिए एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। ताओ शूज जी ने कहा, शायद आप नहीं जानते बाहर की दुनिया में टेक्निक मिलना कितना मुश्किल है। टेक्निक के लिए दोस्ती तोड़ना और लड़ना आम बात है। तभी मैंने कहा, मेरे पूर्वज ने मरते समय एक कोर फॉर्मेशन लेवल की टेक्निक छोड़ी थी। ये सुनकर कोहोंग ने उत्साह से ताओ शूज जी से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हमें टेक्निक के लिए लड़ने की जरूरत नहीं। ताओ शूज जी ने तुरंत पूछा, आप हमारी क्या मदद चाहते हैं? मैंने कहा, मेरे पूर्वज की इच्छा थी कि हम तायान स्कूल में वापस लौटें। मरते समय उन्होंने इस टेक्निक के अलावा एक मैजिकल आइटम भी दिया, तायान बोट। भले ही वह टूटी हुई है, लेकिन पूर्वज ने तायान की भविष्यवाणी तकनीक से हिसाब लगाया था कि कई साल बाद 2 कल्टीवेटर यहाँ आएंगे। इतना कहकर मैं उन्हें टेक्निक दिखाने ले जाने लगा ताकि उन्हें यकीन हो जाए। ताओ शूज जी ने देखा कि कोहोंग भी साथ आना चाहता है, तो उसने ठंडी आवाज में पूछा, तुझे तो एक कोर फॉर्मेशन टेक्निक मिल गई है, फिर और क्या चाहिए? ये सुनकर कोहोंग घबरा गया और बोला कि वह नहीं जाएगा। ये देखकर मेरे होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। जब मैं ताओ शूज जी को गुप्त कमरे के दरवाजे तक ले गया तो वह रुक गया। उसने देख लिया कि अंदर चारों तरफ जान ले लेने वाला इमोर्टल बैरियर है। मैंने कहा, साधारण लोग होने के नाते हमें सतर्क रहना पड़ता है। अपने परिवार की कीमती चीजों की रक्षा के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। ये कहकर मैं अंदर से एक टेक्निक की किताब निकाल लाया। वह वही किताब थी जो पिछली जिंदगी में मुझे कोहोंग से मिली थी। जब उसने देखा कि यह प्राइमर्डियल यिन टेक्निक है तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी हालत देखकर मुझे समझ आ गया कि उसे पता ही नहीं था कि कोहोंग के पास ये टेक्निक थी। मैंने समझाया, पहले कोहोंग यहाँ मौजूद थे, मुझे डर था कि कहीं वे बुरी नीयत से कुछ न कर दें, इसलिए मैंने इसे सिर्फ कोर फॉर्मेशन टेक्निक बताया। ताओ शूज जी ने तुरंत मुझे धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह कोहोंग को तायान बोट ठीक करने के लिए मना लेगा। मैंने खुशी से कहा, अगर ऐसा हो गया तो मैं ये टेक्निक आपके हाथों में सौंप दूंगा। जब हम महल लौटे तो ताओ शूज जी ने कोहोंग को बताया कि मेरे पास सच में कोर फॉर्मेशन टेक्निक है। कोहोंग ने कहा, तो फिर सीधे टेक्निक छीनकर भाग क्यों नहीं जाते? इतने साधारण लोग हमें कैसे रोकेंगे? ताओ शूज जी ने कहा, यह आदमी तायान स्कूल का वंशज है, उसकी डरावनी भविष्यवाणी तकनीक तूने देखी ही है, हो सकता है उसके पास और भी तरीके हों। उसने कोहोंग को समझाया कि बस तायान बोर्ड ठीक कर देनी चाहिए, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। असल में ताओ शूज जी डर रहा था कि अगर मुझ पर दबाव डाला गया तो मैं सबको बता दूंगा कि ये प्राइमर्डियल यिन टेक्निक है। छोटी सी लकड़ी की नाव जैसी दिखने वाली तायान बोट को ठीक करने में कोहोंग को 1 साल लग गया। जब वह मुझे मिली तो कोहोंग ने बताया, इस बोट का पावर कोर फॉर्मेशन, साइज चेंजिंग फॉर्मेशन और स्पीड फॉर्मेशन ठीक हो गए हैं, लेकिन मटेरियल की कमी के कारण डिफेंस फॉर्मेशन और अटैक फॉर्मेशन बस थोड़े से ठीक हो पाए हैं। ये इमॉर्टल नाशक जाल को पार कर लेगी, लेकिन दूसरे कल्टीवेटर्स के हमलों को झेलना मुश्किल होगा। मैंने उत्साह से बोट हाथ में लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस अमर दुनिया पहुंच जाऊं तो अपने पूर्वजों के टोकन से तायान स्कूल का रास्ता ढूंढ लूंगा। कोहोंग ने समझाया, इस तायान बोट के 3 फॉर्म हैं और इसे चलाने के लिए स्पिरिट एनर्जी चाहिए और स्पिरिचुअल सेंस से कंट्रोल करना होता है। पहला फॉर्म सिर्फ 10 मीटर लंबा और 2 से 3 मीटर चौड़ा होता है। दूसरा फॉर्म 100 मीटर लंबा होता है। तीसरा फॉर्म कई 100 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है। उसने कहा, हम दोनों के पास ज्यादा
स्पिरिट स्टोन्स नहीं हैं, लेकिन फ्यूल के लिए इतने काफी हैं कि दूसरे फॉर्म में इस जगह से निकला जा सके। लेकिन इस बोट को चलाने के लिए कम से कम क्यूई रिफाइनमेंट के 7वें लेवल का स्पिरिचुअल सेंस चाहिए। वह घमंड से बोला, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जब वह बोल ही रहा था, मैंने तैयान बोट की तरफ एक जादुई इशारा किया और हाथ हिलाया। अगले ही पल वह नाव फैलकर 100 मीटर लंबी हो गई। ये देखकर कोहोंग हैरानी से बोला, तुम सच में कमाल हो। एक साधारण इंसान होकर भी तुमने तैयान बोट को इतनी आसानी से चला लिया। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर इस वीडियो में 2000 कमेंट आते हैं और 1000 लोग हाइप करते हैं तो इसका अगला पार्ट 1 घंटे का आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।